नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है तरंग। तरंग से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके दो भाग करा चुके हैं, ए और बी, उनको भी देखना। और तरंग से रिलेटेड रेलवे के एग्जाम में जैसे आरआरबी जेई है, आरआरबी सीनियर सेक्शन है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, एसआई है या डी ग्रुप है, सभी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को सोल्व करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाएगा। देखो, ध्वनि के माध्यम कणों की उच्च घनत्व की बात करें तो देखो मेरे पास में ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ये अनुदैर्घ्य तरंग है। यहाँ पे ये पास पास में जो ये कोयल की जैसे चक्कर की संख्या दिख रही है, ये एकदम पास पास है। ये चक्कर की संख्या अगर पास पास है तो यहाँ पे संपीड़न क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो दूर दूर है ये विरलीकरण होगा। ठीक है, यानी कि एक कंसेप्ट तो आप यहां से देख सकते हो कि जहां पे चक्रों की संख्या पास पास हो, चक्कर क्या हो? पास पास हो, तो वो क्या होगा? संपीड़न होगा। क्या होगा? संपीड़न होगा। और चक्रों की संख्या दूर दूर हो, चक्कर दूर दूर हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? विरलन कहते हैं। ये दूसरे तरीके से अब अगर हम इसको समझे तो देखो हमारे पास में जहां पे हमारे पास में घनत्व है, यानी कि नजदीक नजदीक कण है, एकदम नजदीक नजदीक कण है, तो वहां पे क्या होगा? आपके पास में संपीड़न रहेगा। क्या रहेगा? संपीड़न रहेगा। और जहां पे कण दूर दूर हो वहां पे क्या होगा? विरल रहेगा। देखो यहां पे कण दूर दूर है तो ये कैसा मीडियम है? विरल है। और इसमें घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। और दाब भी, प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहां पे कण पास पास है तो ये मीडियम कैसा होगा? संपीड़न। और घनत्व भी क्या होगा इसका? अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, उच्च होगा। और दाब भी क्या होगा? अधिक होगा, हाई होगा। प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संपीड़न। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में क्या होगा? संपीड़न रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक सरंग उसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? एक सरंग है और उसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी L है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? देखो हमारे पास में ये एक तरंग है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? तरंग है। यहां पे अगर हम बात करें तो देखें ये हमारे पास में सरंग है इस तरंग की, ये है हमारे पास में सरंग, और ये हमारे पास में क्या है? गर्त है। और ये हमारे पास में क्या है? सरंग है। और ये हमारे पास में क्या है? गर्त है। कभी भी ध्यान रखना, सरंग सरंग के बीच में तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है। लैम्डा ये तरंग दैर्घ्य है। ये क्या है? तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा है। तरंग दैर्घ्य ये गर्त गर्त के बीच में लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि एक सरंग लगातार और एक गर्त के बीच की, तो देखो ये
एक सरंग और एक गर्त के बीच की, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास में यहां से यहां तक की, यानी कि लैम्डा बाई 2। बोले इसकी लंबाई L है, क्या है, L है। तो आपके पास में पूछा गया है तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो लैम्डा बाई 2 बराबर में क्या है, L है। तो लैम्डा बराबर में क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा, यानी कि 2L। तो इसका राइट आंसर आएगा C, यानी कि लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ये आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से किस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। हमेशा ध्यान रखना लैम्डा यानी कि V अपॉन में F, जिसकी भी तरंग दैर्घ्य की फ्रीक्वेंसी कम होगी लैम्डा उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनको ऑप्शन देखते हुए करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 100 है, तो यहां पे इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, लैम्डा सबसे ज्यादा रहेगा। फिर 200 है, यानी कि देखो 100 हर्ज आवर्ती सबसे कम, फिर 200, फिर 300, फिर क्या है 400। ये तो क्या है तुम्हारे पास में आवर्ती है, आवर्ती है हर्ज में, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, जस्ट उससे उल्टा। तरंग दैर्घ्य क्या आ जाएगा, यानी कि 100 का सबसे ज्यादा, फिर 200 का, फिर 300 का, फिर 400 का। आप निकाल के देखो तो देख सकते हो, यानी कि आप 1 अपॉन में करके देखोगे, यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। और तो इसने पूछा है कि तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, यानी कि जिसकी भी आवृत्ति कम होगी उसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा इन चारों में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 100 वाला, क्योंकि 100 की आवृत्ति सबसे कम है बाकी वालों से, तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें आपसे, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त में उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसने आपको दे दिया t बराबर में कितना दे दिया, 0.4 सेकंड, और इसने बोले तरंग शिखर से 40 और 40 गर्त में करता है। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, आपको पता है आवर्तकाल बराबर में क्या होता है 1/f, तो f निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/t। ये कब था, जब आपके पास में 1 था, यहाँ पे कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यानी कि 20 अपॉन में t, t की वैल्यू रख दोगे 20/0.4, पॉइंट को हटाओगे ये 10, और ये तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 5, और यानी कि 50 हर्ज हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा 50 हर्ज, 50 हर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 500 हर्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की उत्सर्जित करता है, तो तरंग 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में देखो आपको दे दिया 500 हर्ज आवृत्ति दे दिया, लैम्डा इसने दे दिया 0.4 मीटर, तो यहां से आप चाल निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, चाल बोल सकते हो या वेग बोल सकते हो। क्या होता है वेग, v बराबर में क्या होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे, देखो यहां तक, यानी कि f कितना है 500 है, लैम्डा कितना है 0.4 है, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दोगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये, यानी कि आपके पास v यानी कि चाल कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड, ये आ गई आपके पास में चाल, चाल बोल दो वेग बोल दो, ठीक है। अब इसने समय पूछा है, तो देखो चाल बराबर में क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर में क्या होता है दूरी बटे समय, लेकिन समय इसने पूछा है, तो समय निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, समय बराबर में क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से दूरी बटे चाल। लेकिन यहां पे इसने दूरी दे दी आपके पास में 600 मीटर, यानी कि दूरी दे रखी है आपको कितनी 600 मीटर, डिस्टेंस दे रखे आपको 600 मीटर, तो यहाँ वैल्यू रख दोगे, चाल की आ गई 600 बटे 200,
कैंसिल आउट कर दोगे, यानी ये 3 आया तो 3 सेकेंड, यानी कि समय कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। राइट आंसर बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक तरंग के गर्त की गहराई को किसे क्या कहा जाता है। देखो आपको पूछे तरंग की गहराई यानी कि गर्त, ये मेरे पास में एक तरंग है, ये मेरे पास में सरंग है, ये भी क्या है सरंग है, और ये मेरे पास में गर्त है। तो देखो यहाँ 0 से ये क्या कहलाएगा आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा आयाम, अम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो देखो क्या कहलाएगा वो, इसे क्या कहा जाता है आयाम कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है गर्त तक का आयाम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है आयाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी माध्यम में घनत्व एक दोलन को पूरा करने लगने वाला समय को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करना, यानी कि एक दोलन का मतलब एक चक्कर को पूरा करना। ये दोलन है आपका, एक दोलन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो इसको आप क्या कहोगे आवर्तकाल कहोगे। आवर्तकाल बोल दो, टाइम पीरियड बोलो, समय अंतराल बोल दो, ठीक है, या समय काल बोल दो, तरंग का समय काल बोल सकते हो इसको। तो एक दोलन यहां से लेके और यहां तक एक दोलन है, तो इसको क्या कहोगे आप तरंग का समय काल बोल दो, आवर्तकाल बोल दो, समय अंतराल बोल दो, टाइम पीरियड बोल दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा तरंग का दोलन नहीं, तरंग का समय काल राइट आंसर, तरंग की आवर्ती नहीं, तरंग के आने जाने की गति नहीं। तो राइट आंसर इसका रहेगा बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाले तरंग की आवर्ती 20 हर्ट्ज है, तो समय अंतराल होगा। देखो यहां पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहां पे आपको दिया कि 500 मीटर की चाल से यात्रा करने वाले तरंग की आवर्ती एफ दे दी आपको कितना 20 हर्ट्ज, और वेग दे दिया आपको 500 मीटर पर सेकंड। इसने बोला कि समय अंतराल होगा। समय अंतराल क्या होता है टी बराबर में 1/f, टी बराबर में क्या होता है 1/f होता है। दे दिया 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवर्ती 20 हर्ट्ज है, तो समय अंतराल होगा यानी कि आवर्तकाल होगा या टाइम पीरियड होगा, कितना होगा भाई, इसमें आवर्ती दे दी 20 हर्ट्ज, आवर्ती कितनी दी 20 हर्ट्ज, और यहाँ पे 500 से कोई मतलब नहीं है, इसने समय अंतराल पूछा है, तो समय अंतराल क्या होता है टी बराबर 1/f, यानी वह 1/20, इसको सोल्व करोगे तो 0.05 सेकेंड होता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे का। किसका किया जाता है अभी एक्सरे का। राइट आंसर इसका क्या रहेगा सी इसका राइट आंसर रहेगा एक्सरे। एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। इंफ्रारेड किरणें क्या होती है भाई, इंफ्रारेड एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ईएम वेव होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। भाई इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा का होता है। किसका होता है अभी गामा का। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा डी रहेगा गामा, ठीक है, कौन सा रहेगा डी यानी कि गामा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी। दृश्यमान विकिरण की आइजैक न्यूटन ने की थी, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। इनको सबको थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है, तो आप वो क्लासेस देखना, ठीक है, उससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरणें हैं। सूर्य द्वारा कौन सी होती है पैराबैंगनी की होती है, जिससे कैंसर होना, बॉडी में जलन होना। देखो आजकल सूर्य का ओजोन परत का छिद्र होने के कारण से भी बहुत ज्यादा
पैराबैंगनी किरणें आ रही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? पैराबैंगनी विकिरण, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगे प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या, इसने दोलन की संख्या बोला है कि इकाई समय में दोलन की संख्या बोला है, प्रति इकाई समय में दोलन की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आवर्ती कहलाती है। किसी ध्वनि तरंगे प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या, किसी ध्वनि तरंग के प्रति किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाएगी भाई? आवर्ती कहलाएगी। आवर्ती को एफ या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी, आवर्ती। आयाम क्या कहलाता है कि या तो अधिकतम या न्यूनतम किसी बीच के बिंदु से, तो वो उसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। तरंग दैर्घ्य क्या कहलाएगा? किसी लगातार दो सरंग या दो गर्द के बीच की लंबाई तरंग दैर्घ्य कहलाता है। आवर्तकाल क्या कहलाता है? आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती आवर्तकाल कहलाता है, या एक दोलन कंप्लीट करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, चाल 36 मीटर पर सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि चाल v गुणा आवर्ती f गुणा तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है। तो यहाँ पे लैम्डा पूछा गया है आपसे, f लैम्डा। लैम्डा बराबर में क्या हो जाएगा? v बटे f। आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि v बराबर में कितना है? 36 मीटर पर सेकंड, और f बराबर में कितना है? 50 हर्ट्ज। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। v कितना आ जाएगा आपके पास में? 36, और f कितना है? 50। तो आपके पास में आंसर आया 0.72 यानी कि मीटर। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0. यहां पे 0 पॉइंट आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि अगर 5 का सही है वो क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा। आपको इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा भाई? यानी कि या 5 कह दोगे तो 7, 7.2 बटे 10 कर सकते हो। आगे सोल्व करोगे तो 0.72 मीटर रहेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखो, रेडियो तरंग हुआ, माइक्रोवेव हुआ, इंफ्रारेड हुआ, या एक्सरे हुआ, या गामा रे हुआ, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जबकि अल्ट्रासाउंड विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा जो तरंग की वेव की डायरेक्शन है, ये वेव की डायरेक्शन है हमारे पास में, वेव डायरेक्शन है। वेव की डायरेक्शन के, जैसे ये हमारे पास में कण है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था पहली क्लास में भी कि हम किसी भी कील को रस्सी बांधते हैं और उसको हम खींचते हैं दोलन गति के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमने डॉट डॉट पॉइंट किया तो वो गति करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि उसके लंबवत गति करना स्टार्ट कर देता है। लंबवत गति करता है यानी कि तरंगों के माध्यम कण तरंगों के संचरण की दिशा के क्या करेगा? लंबवत गति करता है ये।
क्या करता है? लंबवत गति करता है। और लंबवत गति करने वाली कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंगे। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, इन सभी के बारे में पहली क्लास में बता चुके हैं, बार बार बताने से स्टूडेंट बोर हो जाता है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।